नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार की खबरों के साथ। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन यानी फ्यूचर के लिए क्लीन एनर्जी। सरकार आज ग्रीन हाइड्रोजन पर पॉलिसी का ऐलान करने वाली है। ग्रीन हाइड्रोजन में भारत को दुनिया का लीडर बनाने के लिए सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। सरकार आज ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है। पॉलिसी के पहले हिस्से में सरकार उत्पादकों को कई तरह की सुविधाएं देंगी। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में प्रोड्यूसर्स को और क्या सुविधाएं दी जाएंगी, मार्केट लीडर बनने के लिए सरकार और क्या कदम उठाएंगी, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। देखिए, आज सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के पहले हिस्से की घोषणा करने जा रही है, जिसमें कई तरह के अहम प्रावधान किए जाएंगे। कई तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को दिए जाएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को ओपन एक्सेस फैसिलिटीज मिलेगी ताकि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। जो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि एक तरीके से अच्छी बेनिफिट्स है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स के लिए, कि उन्हें एक बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी। अगर वो ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर स्टोर कर सकते हैं। जो तीसरा बड़ा बेनिफिट जो सरकार देने की कोशिश कर रही है वो है फ्री ट्रांसमिशन फैसिलिटीज। इसका मतलब ये कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को फ्री ट्रांसमिशन फैसिलिटीज की व्यवस्था की जाएगी ताकि जो उनका ओवरऑल कॉस्ट है उसको कम रखने में मदद मिल सके। क्योंकि सरकार को अभी ही जर्मनी, जापान जैसे देशों से काफी इस तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं कि वो ग्रीन हाइड्रोजन खरीदना चाहते हैं देश से। लिहाजा ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में मार्केट लीडर बनने के मकसद से तमाम प्रावधान जो हैं किए जा रहे हैं। जो दूसरा हिस्सा है इस पॉलिसी का वो कुछ समय बाद आएगा, जैसा कि ऊर्जा मंत्री ने कहा है, क्योंकि अभी जो दूसरा हिस्सा है वो इकोनॉमिक फाइनेंस कमेटी के पास है उसके अप्रूवल के लिए, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि सरकार अगले कुछ सालों में करीब 8,800 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जनरेट करना चाहती है। दूसरे हिस्से में ही इस बात को जरूरी बनाया जाएगा कि स्टील और फर्टिलाइजर्स जैसे जो सेक्टर्स हैं वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल को मैंडेटरी किया जाए। वो दूसरे हिस्से में आएगा, क्योंकि दूसरे हिस्से को कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी। लिहाजा एक बार जब इकोनॉमिक फाइनेंस कमिटी इसको मंजूर कर लेगी फिर इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। ओके, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और सरकार का पूरा फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पर से जुड़ी जितनी भी बारीकियां हम आप तक सारी की सारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजार में आज क्या कुछ हुआ वो जान लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के असर से बाजार उबर नहीं पा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट रही। दिन की ऊंचाई से निफ्टी करीब 150 अंक गिरकर 17,300 के पास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका उपल जुड़ गई हैं। प्रियंका, बताएं। आज मार्केट खुली तो एक छोटे गैप के साथ थी, लेकिन दिन भर बाजार पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ब्रेंट क्रूड की चाल ये हावी रही और हमने देखा कि आप क्लोजिंग हुई गिरावट के साथ ही। निफ्टी लगभग 17,300 के पास क्लोज हो रहा है और बैंक निफ्टी पर तो ये प्रेशर 400 अंकों से ज्यादा का देखने को मिला मार्केट पे। क्लियरली जो थीम्स आपको बाजार पर दिखाई दी, जो आप कुछ काउंटर्स देख रहे हैं, इनफैक्ट एक ब्रेथ आप देखें तो लगभग 650 बढ़ने वाले शेयर और उसके आगे 1300 घटने वाले शेयर, इस तरह की ब्रेथ आपको बाजार पे दिखाई दी। जिन काउंटर्स की हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करेंगे, आपको कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स एचएल, यहाँ कुछ प्राइस हाइक्स की खबरें जिसके चलते हमने देखा कि एक्सपर्ट है। एचडीएफसी पैक आप देखें, ओएनजीसी पैक तो ब्रेंट क्रूड की चाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन एचडीएफसी पैक को अगर आप देखें, एचडीएफसी लिमिटेड 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ इसी पैक से दूसरा जो काउंटर था। एएमसी स्टॉक्स में आपको थोड़ी सी मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। हमने देखा कि उन स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। एक और बहुत क्लियरली थीम जो थी वो थी हाइड्रोजन पॉलिसी जो आज लॉन्च होने वाली है और उसका फर्स्ट फेज लॉन्च होना, जिसके चलते हमने एनर्जी काउंटर्स में रिलायंस को तेज देखा। हमने देखा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, इनमें एक अच्छा स्पर्ट था और वो तेज काउंटर्स बंद हुए। ऑटो पैक एक अच्छा गेनर था सुबह तक, क्योंकि बिकॉज सेमीकंडक्टर शॉर्टेज और उसको लेकर जिस तरह के कंसर्न है वो टेलमेंट्स दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स पर एक रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की, जिसको देखते हुए हमने
देखा ऑटो पैक शुरुआती में स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन उस मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाया बाजार के ओवरऑल ऑल सेक्टर्स पर जिस तरह का सेल ऑफ देखने को मिला। एफएनओ में कौन से काउंटर्स थे जो आज अच्छी वॉल्यूम के साथ स्पर्ट दिखा तेज हो गए हैं और तेजी के साथ बंद भी हो? इसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आप पहला काउंटर देखेंगे, यहाँ पर आपको तेजी दिखी 4.5% की। नवीन फ्लोरीन केमिकल स्पेस से आपको लगभग यहाँ पर 4.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ 4% क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जैसे कि एएमसी पैक में मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहाँ एक अच्छा स्पर्ट था, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी आपको तीसरा बड़ा एफएनओ का काउंटर देखने को मिला। कैपिटल स्पेस से आपको सीमेंट्स हो, आपको कमिंस इंडिया हो, वहाँ पर अच्छे यहाँ पर आज बाइंग इंटरेस्ट दिखा और मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद होते हुए दिखाई दिया। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर अगर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो उसमें ऑटो ने परफॉर्म किया, एनर्जी ने परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं जो ड्रैग किया बाजार को नीचे की तरफ उसमें बैंकिंग स्टॉक्स थे, उसमें रियल्टी स्टॉक्स थे। इन सारे स्टॉक्स ने आज ड्रैग किया और निफ्टी के लूजर्स में भी आप देखें तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स से आपको लूजर दिखाई देंगे। आपको एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये आपके वन ऑफ द टॉप लूजर्स थे बैंकिंग स्पेस में। और बैंक निफ्टी लगभग 1% की कमजोरी के साथ आज बंद हुआ। अल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी राजेश कोठारी का मानना है कि बाजार की गिरावट में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। Time in the market is more important than timing the market. Nobody can time the market. 3 दिन पहले अगर आप पूछे तो रिटेल इन्वेस्टर हो काफी डरे हुए शायद रहेंगे कि बाजार इतना नीचे आ गया, थोड़ा पैनिक मोड भी बाजार में आ जाता है। और वही चीज जो लोग वेट करते हैं कि 4 दिन के बाद थोड़ा और माहौल अच्छा हो जाए फिर हम पैसा डालेंगे, और फिर अगर आपने यस्टरडे देखा रहेगा तो पूरा रिकवर हो गया। तो मेरा यही कहना है कि वोलेटिलिटी जो है वो इक्विटी मार्केट का नेचर है। जैसा पानी रहता है दरिया का पानी, तो उसमें भरती और ओट आनी ही है, करेक्ट? हाई राइज एंड लो राइज होने ही वाला है। सिमिलरली इक्विटी मार्केट का वोलेटिलिटी इट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इक्विटी मार्केट। यू टेक वोलेटिलिटी एज योर फ्रेंड। आपको वोलेटिलिटी का एडवांटेज उठाना है, एंड जो वो एडवांटेज उठा सकते हैं वो ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। जो नहीं उठा सकते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आप पैनिक मत कीजिए। ऐसे जो खराब समय रहता है, जब भी सपोज बाजार 4% डाउन दिखता है, 5% डाउन अगर दिखता है, तो वो दिन पे आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, कीप न्यूट्रल, डोंट रीड टू मच ऑफ द नॉइज, बिकॉज नॉइज को आने में और जाने में सिर्फ एक न्यूज का फ्लैश लाइन काफी होता है, सो वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे। रही सवाल आपका, जो सवाल रहा कि हमारा पोर्टफोलियो में व्हाट वी हैव डन काइंड ऑफ थिंग, सो वी कीप एडिंग टू अवर पोजीशंस, वी फॉलो स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो जो हमारे पीएमएस में कस्टमाइज पोर्टफोलियोज रहते हैं, तो जहाँ पे हम काफी कैश पे जो बैठे थे, तो कैश हमने काफी सारा यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे रादर staggered approach में we have started further increasing our invested levels. Banking and finance continues to look very good, तो वहां पे हमने थोड़ा वेटेज और बढ़ा दिया है। स्पेशलिटी केमिकल continues to look good, तो वहां पे भी सिलेक्टिवली हमने बढ़ाया हुआ है। सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी, इज ए बॉटम अप मार्केट। जैसा हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि 2022 का जो साल है वो मैक्रो पे मत जाइए आप, ये साल बॉटम अप अप्रोच रहेगा। CII रियल एस्टेट कॉन्फ्लुएंस 2022 के चौथे एडिशन में रेयर एंटरप्राइजेस के CEO राकेश झुनझुनवाला ने रियल एस्टेट को लेकर अपनी बात रखी और बदलते हुए रियल एस्टेट सेक्टर की कई पॉइंट्स और कई सारी अहमियत हमें बताई। आइए देखते हैं। Well, it's linked to the Indian economy. In any cycle, we have prices peaked about 10 years ago, right? And this has been there has been a lot of changes in the real estate sector, in the sense consolidation is apparent. Correct. There is going to be clear distinction between the landowner and the landowner. Making good flats or even affordable flats and selling them is a skill. It cannot be that I'm a jeweler and I have a lot of liquidity, so I buy land. I may buy the land, but I will get it developed by a developer. Third thing I think is that, what ails this sector is the amount of time it takes to realize your asset. If you go to any builder, any developer, he will say, I've got 1 lakh square feet and the rate is 30,000.
So my property is worth 3,000 crores, and I paid 700 crores for the land, and 700 crores is the cost of construction. And first they assume that that cost of construction will come from the buyer, right? But the fact is that if you look at the balance sheet of all the, whether it's DLF, whether it's Oberoi, whatever publicly available balance sheet, the return on capital is not more than 6-7%. And now I think with RERA, people are going to be far more responsible. And I also think that with consolidation, the amount of corruption and government collaboration will come down. So I think if India has to develop, the real estate sector has to develop. Has to develop. I agree with that. But it is the only business in which the developer is not concerned about the cost of construction. See, if I sell a flat in South Bombay at 1 lakh rupees a square feet, cost of construction may not matter. 10,000. But when I'm selling at 7,000 rupees a square feet, I think there has to be concentration on affordable housing. There has to be concentration on cost of affordable housing. And the development of metros will give us a lot of land available. I also feel one thing, that the government of India has to make effort like in America, where you digitize all the land records and the certification of the title is done digitally. I'm told in America, Yes, you we can go discovered. because in a lot of places, especially Christian and Muslim land, there is, because of the peculiar laws of succession, there is a lot of problems. वहीं देश के ग्रोथ को लेकर भी आरजे काफी बुलिश नजर आए और खासकर डिजिटल इंडिया को लेकर। India needs nothing, a platform, the ease of doing business. And the way our society is getting digitized. And that skill does not belong to you, me, it belongs to every Indian. And today you people criticize, my servant has got a bank account. I could get a passport for him because he has got an Aadhaar card. I did so much business in the last 2 years from home. So I don't think people are, and this change is going to accentuate with every passing year. And we have a government which does not believe in socialism and capitalism, it is believing in that. In the presentation I made to the Prime Minister, I said, India ka time aayega nahi, aa gaya hai. And I project, I'm telling you, 25 or 26, we are going to grow 10%. Wow. There's no question of, so we're talking of housing, 50 lakh employees, the software industry is going to take over the next 5 years. You have a market for 50 lakh houses. And with the development of metros, if you go to London, wherever you go, wherever the metro goes, housing has developed. So, Bombay is making 340 kilometers of metro. And it's being made in every, so that as the transport systems come, the potentiality for housing is going to go through the roof. Your cities are going to get decongested. नेस्ले ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी की आय में 9% की बढ़त दर्ज की गई है, लेकिन मुनाफे में 20% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। नेस्ले के नतीजों पर पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं। विनी, बताएं नेस्ले के नतीजे कैसे देखने को मिले? नेस्ले के Q4 करंट ईयर 21 नंबर्स ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हुए हैं कंपनी से। रेवेन्यू तो इन लाइन आया है, एक्सपेक्टेशन से अराउंड 9% 10% की ग्रोथ हुई है, पर प्रॉफिट्स बॉटम लाइन लोअर है एक्सपेक्टेशन से, मेनली बिकॉज ये टाइम एक एक्सेप्शनल लॉस आया है, 235 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है बॉटम लाइन पे। पर ये
जस्ट अ वन टाइम लॉस है, मेनली बिकॉज उन्होंने दिसंबर 2021 में डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम एक सर्टन कैटेगरी है एम्प्लॉयज़ की, वो अमेंड की थी फॉर फ्यूचर रेडी प्लान, तो उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। इंसिडेंटल अदर एक्सपेंसेस भी है, ये जो है वन टाइम एक्सपेंसेस है, वन टाइम है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं ये टाइम प्रॉफिट्स को। बट उसके अलावा देखें तो मार्जिन परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रही है कंपनी की। हमने एक्सपेंशन देखी हुई है ये टाइम मार्जिन्स की, और मच बेटर देन हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मार्जिन्स आए हुए हैं 23.2% और एक्सपेंशन हुई है अराउंड ओवरऑल देखें तो 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की एक्सपेंशन हुई है मार्जिन्स की, तो काफ़ी अच्छी मार्जिन्स है। डिस्पाइट हमने हाई इन्फ्लेशन देखी है, उसके अलावा भी अच्छी मार्जिन्स है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कंपनी के लिए। एक्सपोर्ट सेल्स की बात करें तो एक्सपोर्ट सेल्स साइट बिट इशू है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने लोअर एक्सपोर्ट सेल्स देखे थे, 6.6% से लोअर है एक्सपोर्ट सेल्स, लार्जली बिकॉज उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, तो वो एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे आगे जाते हुए भी। पर कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि उन्होंने काफ़ी हाई इन्फ्लेशन देखी थी की रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड अदर देन पैकेजिंग मटेरियल में भी हाई रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन देखा था, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट था मार्जिन्स पे। पर उसके अलावा जो आउटलुक है उन्होंने बोला है की कैटेगरीज के जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा फर्म टू बुलिश रहेगा, वाइल पैकेजिंग मटेरियल है वो भी थोड़ा इंक्रीज रहेगा क्योंकि सप्लाई चेन कंस्ट्रेन है, तो मे भी थोड़ा इम्पैक्ट हम लोग रॉ मटेरियल प्राइसेस मार्जिन पे आगे जाते हुए देख सकते हैं। बट ऑल इन ऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है नेस्ले से। बढ़ती महंगाई के बीच एक और निराश करने वाली खबर है। बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अपनी प्रोडक्ट्स में फिर दाम की बढ़ोतरी कर सकती है। हिंदुस्तान लीवर अपने प्रोडक्ट्स के दाम 3 से 10% तक बढ़ाए हैं। इससे पहले भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट के दाम बढ़ा चुकी हैं। एफएमसीजी मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस फरवरी में बढ़ा दिए हैं हमारे डीलर सोर्सेज के मुताबिक, और ये प्राइस राइज जो है वो 3 to 10% की रेंज में है। तो कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सर्फ एक्सेल इजी वॉश, क्विक वॉश, विम बार और लिक्विड, व्हील पाउडर, पॉन्ड्स टैल्कम पाउडर और लक्स रेक्सोना सोप, इनके प्राइसेस बढ़ाए हैं फरवरी में। तो कंपनी पिछले 6 महीनों से अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाती जा रही है और अब तक उसने करीब 20 से 30% तक प्राइस हाइक ले लिया होगा। और ये इसलिए कर रही है कंपनी क्योंकि उसको खुद को इनपुट कॉस्ट झेलना पड़ रहा है। इनपुट कॉस्ट में जैसे कि पैकेजिंग कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे कि पाम ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हाइक वो खुद में देख रही है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर रही है। तो फरवरी में हम कह सकते हैं कि कंपनी ने सर्फ एक्सेल इजी वॉश 1 kg पैक का प्राइस बढ़ा दिया है। वो अब 134 रुपीज का है जो पहले 130 का हुआ करता था। सर्फ एक्सेल क्विक वॉश हाफ kg पैक जो पहले 104 का होता था वो 110 का है। इसी तरीके से विम बार और लिक्विड का प्राइस भी बढ़ा है। लक्स रेक्सोना सोप का प्राइस 3 रुपए से बढ़ गया है। और कंपनी ने अपने दिसंबर अर्निंग्स कॉल में भी कहा था कि कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन वो देख रही है और आगे जाके कस्टमर्स को वो प्राइस को पास ऑन कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनएससी की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के ठिकानों पर छापा मारा। रामकृष्ण के कार्यकाल के दौरान हुई कई अनियमितताओं की जांच के लिए सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने ये कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण और पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के प्रेमाइसिस पर छापे मारे हैं। और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये छापे एलिजेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और टैक्स इवेजन हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए किए गए हैं। आपको याद होगा कि सेबी ने 11 फरवरी को एक ऑर्डर पास किया था जिसमें चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमण्यम इन पर फाइन लगाए गए थे। और ये फाइन इसलिए लगाए गए थे कि सेबी के ऑर्डर में ये कहना था कि कुछ गवर्नेंस लैप्सेस हुए हैं, कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं यहां पर मैनेजमेंट की। जो अपॉइंटमेंट हुआ था स्ट्रेटेजिक एडवाइजर आनंद सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यन का इस ऑर्डर में यहां तक भी कहा गया है कि चित्रा रामकृष्ण किसी योगी से सलाह लेती थी जो इंपॉर्टेंट फैसले होते थे, और जो एनएससी की इंफॉर्मेशन थी वो भी वहां पर शेयर की गई है। साथ ही साथ एनएससी ने इस ऑर्डर पे एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, ये कह के कि इस बात को 6 से 7 साल हो चुके हैं और अभी एनएससी का मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल है, साथ ही साथ कोई भी गवर्नेंस लैप्स नहीं है, और अगर जरूरत हो तो वो पूरी तरीके से सहयोग करने को तैयार है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनएससी के ऑफिशियल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी मिले हैं। आपको हम बता दें कि एनएससी का आईपीओ भी कई दिनों से लंबित है और उससे पहले एनएससी एश्योर करना चाहता है कि वहां पर सब कुछ ठीक है। मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की आज से शुरुआत हो गई है। इससे मुंबई और नवी मुंबई फास्ट और रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़ गई है। इस सर्विस के शुरू होने से मुंबईकर का न सिर्फ समय बचेगा बल्कि पैसे भी बचत होती हुई इसमें दिखेगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस का इंतजार हुआ खत्म। धूमधाम से हुआ वाटर टैक्सी सर्विस का आगाज। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की ये महत्वाकांक्षी योजना आखिरकार शुरू हो ही गई। कई दशकों के इंतजार के बाद फाइनली मुंबई वासियों और नवी मुंबई वासियों को वाटर टैक्सी की सौगात मिल रही है, और हम एक ऐसी ही वाटर टैक्सी में हैं। पूरा एक्सक्लूसिव आपको लुक्स दिखाएंगे, अंदर से कैसा दिखता है, कैसी सर्विसेज होंगी। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अभी हम बेलापुर जेट्टी के पास हैं, जिसका उद्घाटन आज ही किया गया है, और सर्बानंद सोनोवाल थे साथ में, और उद्धव ठाकरे ने भी इसका आज अनावरण किया, उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही मुंबई वाले लोग जितने भी हैं या नवी मुंबई में लोग जो हैं, बेलापुर जेट्टी से अगर उन्हें मुंबई जाना हो या फिर एलिफेंटा केव्स जाना हो या ट्रैवल के लिए कहीं पे वो जेएनपीटी के थ्रू जाना हो या भाऊचा धक्का के टर्मिनल पर भी जाना हो, इन सभी सर्विसेज के लिए आज से वाटर टैक्सी शुरू हो गई हैं। अलग अलग तरह की वेसल्स हैं, आपको दिखाएंगे किस तरह की वेसल्स भी हैं। और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जिसको भी जो भी सी लविंग है उसके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन एक अनुभव होने वाला है वाटर टैक्सी का। ये सर्विस मुंबई से बेलापुर के बीच चलेगी। शुरुआत में 7 स्पीड बोट और 1 कैटमरान बोट को उतारा गया है। वहीं अब स्पीड बोट के जरिए साउथ मुंबई के भाऊचा धक्का से बेलापुर तक केवल 30 मिनटों में पहुंचा जा सकेगा, जबकि कैटमरान बोट से 45 से 50 मिनट में ये सफर पूरा होगा। वाटर टैक्सी के लिए 3 रूट को फाइनल किया गया है। पहला रूट साउथ मुंबई के डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल और नवी मुंबई के बेलापुर के बीच है। दूसरा रूट बेलापुर और एलिफेंटा केव्स के बीच है, और तीसरा रूट बेलापुर और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच है। बाद में वाटर टैक्सी को मांडवा, रेवास, करंजा जैसी जगहों से जोड़ा जाएगा। कई तरह की वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। किसी में बस में जैसी सीटिंग होती है वैसी सुविधा है, कोई यॉट जैसी दिखती है, पर जो ये वाला वेसल है या ये वाला वाटर टैक्सी है, इसमें 50 लोग एक साथ में यात्रा कर सकते हैं। उनके लिए वाटर जैकेट्स की सुविधा है। ये एक एसी वाटर टैक्सी है, यानी अगर किसी भी वक्त आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे दोपहर का वक्त है या किसी और समय का वक्त, आपको धूप वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर कोई लोग ऐसे हैं जो समुद्र की हवा को महसूस करना चाहते हैं, शाम ढलते हुए देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बाहर जाकर सीटिंग एरिया भी है, बाहर से व्यूइंग पॉइंट भी है, जो वो अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। शुरुआत में 4 ऑपरेटर्स को वाटर टैक्सी चलाने की परमिशन दी गई है। फिलहाल स्पीड बोट का एक साइड का किराया 825 रुपए से लेकर 1210 रुपए तक का होगा, जबकि कैटमरान के लिए 290 रुपए प्रति यात्री किराया चुकाना होगा। ईटी नाउ के लिए खुशबू तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए, मच अवेटेड इवेंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है। लाइव अपडेट्स एक बार देखते हैं। In brief, we are providing that the manufacturer of green hydrogen may set up renewable energy capacity anywhere, either by himself or through a developer, or he can buy renewable energy from the exchange. We shall provide free transmission from the place of generation of renewable energy to the place where the green hydrogen or green ammonia will be manufactured. This this waiver in transmission cost will be for all green hydrogen manufacturing facilities set up by 2025. We are also going to provide open access
for transferring that renewable energy to the place where they manufacture green hydrogen. The open access applications will be disposed of within 15 days of receipt. We are also providing the facility of banking of renewable energy for 30 days. This will also reduce the cost of power. All these steps will reduce the cost of power for those wanting to set up manufacturing facilities for manufacturing green hydrogen. We are going to set up a central portal where all applications for open access or connection with the grid can be filed, or any issues, any problems that can be raised. And all those issues and all those applications will be monitored till they are disposed of, so as to ensure ease of doing business. There will be just one place where you will need to apply, and we shall do the rest. We shall get you the permissions. I am also going to have an interaction with all the major industries after this, to tell them that these are the facilities which we have given, and ask them as to what other facilities they want. We shall also be giving them bunking facilities near ports, so that they can export the green hydrogen and green ammonia. The demand for green hydrogen is now increasing around the world. We aim to be a world leader in manufacturing of green hydrogen. This is something which will transform our country. Will transform our country. Our country will now emerge as an exporter of energy as compared to the present importer of energy. We import huge quantities of petroleum and petroleum products, etc., from different countries. Now we aim to emerge as an exporter of energy. तो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के पहले चरण का ऐलान कर दिया है, और आपको बता दें एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और आपको बता दें ग्रीन हाइड्रोजन जो है ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले